ठीक है। अब कंपनी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी टाइम टू टाइम मशीनें चेंज करती है कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मशीन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह दूसरी मशीन आ गई। ऐसे ही कंपनी इंप्लॉइज भी चेंज करती है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं, या तो किसी को निकाल दिया या न्यू हायरिंग करी, तो उन सब के पीछे जो वजह है वह है ओईई। ओई से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो किसी भी मशीन का प्रॉपर पूरा इफेक्टिवनेस, या फिर किसी एक प्रॉपर एम्प्लॉय का या ट्रेनी का प्रॉपर उसकी कितनी प्रभावशीलता है, कितना उसके काम से कंपनी को फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब आपको मैं वही आज एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा सब चीज, और प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा आज की क्लास ध्यान से दें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं अब फिर दोबारा बोल रहा हूं कि ये वे दोनों चीजें हैं जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएंगी। ठीक है। तो ओई की फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? ओई इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज यूटिलाइज्ड compared to its full potential during the period when it is in schedule to run। ठीक है। अब हिंदी में इसका मतलब है कि ओई एक माप है कि कितनी अच्छी तरह से निर्माण संचालन का उपयोग किया जाता है, इसकी पूरी क्षमता की तुलना में अवधि के दौरान जब इसे चलाने के लिए निर्धारित किया गया है। ये हो गई हिंदी और इंग्लिश में। अब मैं आपको सबसे आसान भाषा में ओई का मतलब बताता हूँ। ओई एक ऐसा मेजरिंग टूल है या मापक है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जितनी हमारी प्रॉपर कोई मशीन है, कि जितनी उसकी पूरी पोटेंशियल है, वो अपनी पूरी पोटेंशियल के हिसाब से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, या फिर हमारा कोई एम्प्लॉय है उसके अंदर जितनी पोटेंशियल है वो उस पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी उतने टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड में वो मशीन चलनी थी या जितने टाइम पीरियड में उस प्रॉपर एम्प्लॉय को काम करना। ठीक है। ये हो गई आपकी ओई की डेफिनेशन। अब ओई निकाला कैसे जाता है? ओई निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। आपको दिख रहा होगा ए पी क्यू। तो जो ये ए है इसका मतलब है अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता। पी का मतलब हो गया परफॉर्मेंस, मतलब प्रदर्शन। और क्यू का मतलब हो गया क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता। तो किसी भी एक चीज की जब हमारे पास तीनों चीजें होंगी, किसी एक मशीन के एग्जांपल ले लो कि एक मशीन के की हमारे पास ये तीनों चीजें हैं कि कितनी देर वो अवेलेबल थी चलने के लिए, कि क्या उसका परफॉर्मेंस था, और कितनी क्वालिटी उसके द्वारा हमें प्राप्त हुई। ठीक है। और इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉपर उस मशीन का या उस मैन पावर या एम्प्लॉय का ओई निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है। हाउ मच यूर मशीन वॉज रेडी टू एक्चुअल प्रोडक्शन आउट ऑफ टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम। मतलब कि आपकी जो मशीन थी उसने टोटल कितनी देर वो मशीन चली और कितना टाइम वो चलनी थी, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा अवेलेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। हाउ फास्ट द मशीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब जो मशीन ने काम किया है वो कितनी तेजी से काम किया है। बहुत से लोग परफॉर्मेंस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारी मशीन ने जितना प्रोडक्शन दिया है उसमें कितने पीस अच्छे बने, कितने खराब हुए। परफॉर्मेंस वो चीज नहीं है। परफॉर्मेंस वो है कि मशीन कितनी स्पीड से चली, मतलब उसने जो प्रोडक्शन किया वो कितनी तेजी से
किया, वो हो गया परफॉर्मेंस। और आखिरी हमारा आता है क्वालिटी, हाउ मच मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम इज ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब जितना भी परफॉर्मेंस किया हमने, उस परफॉर्मेंस के बाद उसमें से कितना प्रोडक्शन गुड क्वालिटी का निकला या बना, वो कहलाएगा उस प्रोडक्शन की क्वालिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें फिर से एक बार बता देते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया, ये एक मशीन के हिसाब से हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि एक मशीन टोटल 12 घंटे चलनी थी पर चली वो 10 घंटे, तो वो हो गई उसकी अवेलेबिलिटी। उसके बाद परफॉर्मेंस, कि मशीन ने कितनी तेज प्रोडक्शन किया एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग, वो हो गया उसका परफॉर्मेंस। और क्वालिटी मतलब कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से कितना प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से अच्छा था, मतलब गुड क्वालिटी का था, वो हो गई उसकी क्वालिटी। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी निकालने का तरीका, जैसा कि अभी बताया था कि टोटल अवेलेबल टाइम था 12 घंटे, लिखा है ना इसमें टोटल अवेलेबल टाइम, तो वो था 12 घंटे। उसके बाद आउट ऑफ विच 1 घंटे प्लान स्टॉप रहा, मतलब जो भी प्रोडक्शन की प्लानिंग थी वो 1 घंटे तक बंद रही, तो मशीन 1 घंटा बंद रही। उसके बाद 1 घंटे अगले अनप्लान्ड स्टॉपेज की वजह से मशीन को बंद करना पड़ा, कि उसके बाद दोबारा से फिर 1 घंटे के लिए वो दोबारा बंद हुई। मान लो दूसरा अनप्लान्ड कोई भी स्टॉपेज आ गया कि मशीन में ब्रेक डाउन हो गया या फिर लाइट चली गई, कुछ भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो टोटल 12 घंटे मशीन चलनी थी पर वो चली कितनी देर, 10 घंटे। तो अवेलेबिलिटी क्या आ गई, एक्चुअल रन टाइम अपॉन टोटल अवेलेबल टाइम, मतलब टोटल कितने घंटे वो चली वो तो आएगा ऊपर, और नीचे आएगा कितने घंटे वो चलने दी। तो 0.83 इस एग्जांपल के हिसाब से आ गया अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम ऑफ 10 आवर्स मशीन कैन प्रोड्यूस 100,000 पीसेस एज पर स्टैंडर्ड साइकिल। मतलब कि उस मशीन का जो स्टैंडर्ड साइकिल था उसके हिसाब से मशीन को 10 घंटे में 1000 पीस बनाने थे। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 100 पीस। पर हुआ क्या कि उस मशीन ने उस दिन, जिस दिन का हम ओए निकाल रहे हैं, सिर्फ 800 पीस बनाए। तो परफॉर्मेंस क्या हो गई, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वालिटी अपॉन प्लान प्रोडक्शन, मतलब 800 पीस जो हमने बनाए वो आएंगे ऊपर, और नीचे क्या हो गया हमारा, जितने पीस उस 10 घंटे में बनने थे। तो 800 पीस बनने थे 1000, तो 800 अपॉन 1000 आ गया 0.80, ये हो गई उस दिन की परफॉर्मेंस। उसके बाद आते हैं क्वालिटी पर, आउट ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस 800 पीसेस 760 पीसेस आर ऑफ गुड क्वालिटी एक्सेप्टेबल टू कस्टमर, और 20 पीस रिजेक्ट हो गए, 20 रिवर्क हो गए। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि 800 पीस जो बने थे उसमें से 760 पीस जो थे वो तो हमारे क्वालिटी के लिए, क्वालिटी के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से अच्छे थे, बिल्कुल ओके थे। उसमें से 20 रिजेक्ट हो गए, 20 रिवर्क के चले गए, तो क्वालिटी क्या हो गई 760 पीसेस, मतलब 760 पीस हो गई ओके क्वालिटी। और टोटल प्रोडक्शन क्वालिटी जो कितने पीस बने थे, मतलब 800, वो आ गए उसके नीचे। तो जब 760 से 800 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.95। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था फॉर ए मशीन, एक मशीन का एग्जांपल था कि पहले अवेलेबिलिटी में क्या था कि मशीन 12 घंटे चलनी थी पर वो सिर्फ 10 घंटे चली, तो अवेलेबिलिटी होगी 10/12। मशीन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम था वो था कि 10 घंटे में 1000 पीस बनने हैं, पर बने कितने, 800 पीस। तो 800 अपॉन 1000 यानी 1000 कितना हो गया, 0.80, ये होगी मशीन की परफॉर्मेंस। और क्वालिटी में
760 पीस क्वालिटी के लिए ओके थे, तो वो तो ओके क्वालिटी हो गए, और टोटल कितने पीस बने थे 800, तो 760/800 हो गया हमारा उसकी क्वालिटी। अब ये तीनों निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ओई फॉर ए मशीन इज ए इंटू पी इंटू क्यू, मतलब अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, तीनों की मल्टीप्लाई करके 0.63 हमारा ओई निकला। मतलब कि सिर्फ 63% ये मशीन अपनी फुल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम कर रही है। मतलब मशीन की जितनी प्रॉपर फुल स्ट्रेंथ थी उसका सिर्फ और सिर्फ वो 63% ही हमें फायदा दे पा रही है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि ओई में साफ साफ बताया गया था कि उसकी मशीन की या हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी प्रभावशीलता कितनी आ रही है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 63% मशीन का वर्क निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह एक एग्जांपल समझते हैं एक एम्प्लॉय के लिए। जैसे आप लोग ट्रेनी हो तो आपके साथ और लोग भी काम करते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय है, उनके हिसाब से हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कंपनी की शिफ्ट थी 8 घंटे, थोड़ा ध्यान से एग्जांपल समझना। एग्जांपल समझने के बाद आपको ये ओई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि किसी एक एम्प्लॉय की शिफ्ट 8 घंटे की थी, ठीक है। 8 घंटे में से आधा घंटा उसने लंच का ले लिया और 15-15 मिनट के 2 उसके टी ब्रेक हो गए, या फिर वो वॉशरूम चला गया, टॉयलेट चला गया। तो 8 घंटे में से 1 घंटा उसने क्या कर दिया, लंच में, वॉशरूम में, टी ब्रेक में निकाल दिया। तो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी निकल कर आएगी, 7/8, मतलब 7 घंटे उसने काम किया और 8 घंटे काम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस पर। मान लो जो भी वो एम्प्लॉय था वो एक मशीन ऑपरेटर था, तो अब कंपनी के हिसाब से एक ऑपरेटर को 1 घंटे में 100 पीस बनाने हैं, और उस एम्प्लॉय ने क्या किया, 7 घंटे में सिर्फ 500 पीस बनाए। तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, 500/700, मतलब 500 उसने जो पीस बनाए और 700 जो पीस कंपनी के अकॉर्डिंग बनने थे, तो 500/700 उसकी होगी परफॉर्मेंस। उसके बाद आते हैं क्वालिटी पर। जितने भी पीस उसने बनाए, 500 पीस जो उसने बनाए, मान लो उस 500 में से 50 पीस क्वालिटी ने रिजेक्ट कर दिए, तो उसकी क्वालिटी कितनी निकल कर आ गई, 500 में से जब 50 माइनस किए तो 450, मतलब 450। ठीक है, और टोटल पीस कितने बने थे उसके, 500, तो उसकी क्वालिटी निकल कर आ गई 450/500, मतलब 450/500। तो ये तीनों जब चीजें आपके पास मिल जाएंगी तो तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो उस प्रॉपर एम्प्लॉय की उस दिन का ओईई, मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कहलाएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक ओई। अब ओई करने से, ओई निकालने से क्या क्या फायदे होते हैं। बेनिफिट ऑफ मॉनिटरिंग ओईई, मतलब ओईई को मॉनिटर करना, बार बार इसको निकालना, उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो द गोल ऑफ ओईई इज टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस द 6 बिग लॉसेस ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मतलब टीपीएम, ये टीपीएम भी आपको पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया तो आने वाली क्लासेस में आपको टीपीएम भी पढ़ाया जाएगा। टीपीएम का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर जो ये 6 सबसे बड़े लॉसेस आते हैं, इनको पहचानने के लिए और इनको कम करने के लिए हम ओईई को मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि ओईई की मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है,
तो उसका आंसर है कि ओई की मॉनिटरिंग करने से ये फायदा होता है, जो हमारा टीपीएम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसके अंदर जो 6 सबसे बड़े लॉस होते हैं, जिन 6 चीजों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो सबसे बड़े लॉस हैं, उनको हम ओई की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो 6 बिग लॉसेस को याद करने के लिए एक वर्ड बनाया गया है, SSMCB, मतलब SSMCB। अब पहले एस से होता है स्क्रैप लूज, जो स्क्रैप होता है वो उसको कम करने के लिए, उसके लॉस को कम करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। दूसरा एस है स्टार्टअप लॉस, मतलब जो स्टार्टिंग किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हम शुरू में टाइम वेस्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए ओई को किया जाता है। स्पीड लॉस, तीसरा ऐसा स्पीड लॉस, कि हमारे जो प्रोडक्शन के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसके अंदर स्पीड का लॉस ना आए, कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर उसी स्पीड से उसका काम चलता रहे, उसके लिए ओई करना जरूरी है। माइनर स्टॉपेज, एम से हो गया माइनर स्टॉपेज, जो छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं, मान लो हम ओई नहीं कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे स्टॉपेज आते हैं, कि कभी मशीन चलती चलती बंद हो गई, कभी रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो ये छोटे छोटे स्टॉपेज को रोकने के लिए भी हम ओई का यूज करते हैं। और 2 जो बचे हुए लॉसेस हैं वो आते हैं अवेलेबिलिटी के अंदर। सी से हो गया चेंज ओवर। चेंज ओवर मतलब कि एक मशीन के अंदर दूसरे प्रोडक्ट के लिए मटेरियल को लगाना, उसके डाई चेंज करना, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं चेंज ओवर्स। तो उन चेंज ओवर्स से हमारे टीपीएम पर प्रोडक्ट मतलब फर्क ना पड़े, तो उसके लिए भी हम ओई का यूज करते हैं। और आखिरी है बी से ब्रेक डाउन, कि जो मशीन चलते चलते बंद हो गई, इस तरह के जो ब्रेक डाउन होते हैं, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते करते उसकी क्वालिटी खराब ना हो, जो ये ब्रेक डाउन होते हैं, इनको रोकने के लिए, बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ओई का मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये 6 जो बेनिफिट हैं, पहला स्क्रैप लॉस, दूसरा स्टार्टअप लॉस, तीसरा स्पीड लॉस, चौथा माइनर स्टॉपेज और चेंज ओवर्स, और आखिरी ब्रेकडाउन। तो ये 6 सबसे बड़े लॉसेस हैं टीपीएम के अंदर। तो टीपीएम के अंदर आपको आज के टॉपिक में ये भी एक बेनिफिट हो गया कि टीपीएम के अंदर 6 सबसे बड़े लॉसेस कौन कौन से हैं, स्क्रैप लॉस, स्टार्टअप लॉस, स्पीड लॉस, ठीक है, माइनर स्टॉपेज, चेंज ओवर और ब्रेकडाउन। ये 6 सबसे बड़े लॉसेस होते हैं टीपीएम के अंदर। तो हम ओई के थ्रू ये भी कह सकते हैं कि ओई की मॉनिटरिंग करने से जो हमारा टीपीएम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसमें भी हमें बेनिफिट मिलता है, उसका भी हमें फायदा होता है अगर हम ओई की मॉनिटरिंग करते हैं। तो आज का आपका ओई का जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप सबके माइक में अनम्यूट कर दूंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कुछ भी ओई के बारे में पूछना, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास 5 मिनट हम माइक ऑन रखें ओई से लेकर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब एक एक करके जिसको भी ओई से कोई भी क्वेश्चन पूछना है ओई के टॉपिक से, वो पूछ सकता है। आप लोगों के जो माइक्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अगर किसी को भी ओई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। 5 मिनट आपके पास है। कोई भी चीज समझ ना आई हो, दोबारा पूछनी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि आज की क्लास में जतिन सिंह है, मंजू गुप्ता है, एम के स्टडी है,
अजय है, यशवंत है, ठीक है, अक्षय जी हमारे ट्रेनर सर हैं, अंजलि वर्मा है, अंशु दुबे, इंद्रजीत, जगदीप, ठीक है, जतिन के शर्मा, आकांक्षा, ललित कुमार, महावीर। तो जितने भी लोग आज की क्लास में प्रेजेंट हैं, तो अभी 5 मिनट का आपके पास टाइम है। 5 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुकेंगे कि आज का जो ओई का टॉपिक था, अगर उससे आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो एक थंबनेल भेज दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ओई अच्छे से समझ आ गया, आपको ओई के बारे में अब कोई डाउट नहीं है। संजय को समझ में आ गया, आर्य को, ललित, अनवर को समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ओई का मेरे हिसाब से आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो ये ओई अगर आपको कभी भी आपकी कंपनी के अंदर या फिर आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी और कंपनी के अंदर जाते हो, तो ऐसा ना हो कि आपसे कोई ओई पूछिए और आप जवाब ना दे पाओ। ये सिर्फ आपको इसलिए इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है क्योंकि जो भी ये आज के दोनों टॉपिक्स हैं, ये दोनों आपको लाइफ टाइम यूज में आएंगे, लाइफ टाइम आप इनका यूज करोगे। ऐसा नहीं है सिर्फ इस ट्रेनिंग में ही आप इनका यूज करोगे, आप किसी भी टाइप की किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर इनका यूज किया जाएगा। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो चैट बॉक्स में लिंक आया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपको कैसे इस लिंक के थ्रू अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। क्योंकि अगर आप लोग अटेंडेंस मार्क नहीं करोगे तो फिर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने ये ट्रेनिंग क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी। तो रिक्वेस्ट आप सबसे है कि ये अटेंडेंस मार्क जरूर करें, जिससे कि हमें ये वेरीफाई हो जाए कि किस कंपनी से कितने बच्चे आए थे या कितने ट्रेनिंग आए थे। तो इस लिंक को आपको डायरेक्ट ओपन करना है, सिंपल सा प्रोसेस है जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो एक स्क्रीन ओपन होने के बाद वो छोटी छोटी चीजें पूछेगा कि जैसे आपका नाम हो गया, मान लो अजय आपका नाम है, पापा का नाम मनोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको डेट जब लिखी हुई है, जो ये आइकन है, बस इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और जो आज की डेट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो डेट ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगी। उसके बाद है आईडी कार्ड नंबर या एम्प्लॉय आईडी, मतलब जो भी कंपनी में आपको आईडी कार्ड दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, वो आप यहाँ पर नंबर लिख दो। अगर आपको अब तक कोई आईडी कार्ड नहीं मिला, आप नई ज्वाइनिंग की है, तो आप इसमें 1 2 3 और डैश करके अपनी कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे, जिस भी कंपनी में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, और लास्ट में आपको लिखना है कंपनी की लोकेशन। जैसे आपकी कंपनी हरिद्वार में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, जो भी लोकेशन होगी, ठीक है। और आखिरी में आपको ऐसे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, उसमें लिखा होगा यूर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी। तो कृपया करके ये रिक्वेस्ट है, सब लोग इस लिंक को ओपन करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें। संजय कुमार जी ने कहा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो संजय आप एक काम करो, अगर आपका लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है तो आप ये लिंक पूरे 24 घंटे तक एक्टिव रहेगा, तो आप इसको थोड़ी देर बाद भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया है अटेंडेंस ऐसे ही मार्क होगा, ठीक है। अगर अभी किसी को कोई सवाल पूछना है, जैसे कि बहुत लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं आपके माइक्रोफोन फिर से ऑन कर रहा हूं, मतलब आप बोल पाएंगे। तो माइक्रोफोन ऑन हो चुके हैं,
जो भी आपका क्वेश्चन है आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो। किसी का हेलो कोई सर। क्वेश्चन है? यस। हेलो हेलो सर। सौरभ। हाँ जी सौरभ बताइए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है ओईई से रिलेटेड, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था ओईई, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थंबनेल लाइक वगैरह भेज के, जैसे यशवंत ने भेज दिया है, अनवर ने भेज दिया है, तो एम के स्टडी आर्य, तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया है। तो आज का हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा कापा, CAPA। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा। और जितने भी लोग आने वाले टाइम में मेंटेनेंस की फील्ड से जुड़ेंगे, मेंटेनेंस से हो या क्वालिटी से हो, उन लोगों के लिए ये टॉपिक हमेशा यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो कापा की फुल फॉर्म होती है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब इसमें दो तरह के एक्शन है, एक है करेक्टिव और एक है प्रिवेंटिव। ठीक है। अब हम कापा की डेफिनेशन समझते हैं। कापा क्या है? करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन is a process which investigate and solve problems, identify causes, take corrective action and prevent reoccurrence of the root cause। मतलब ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कि किस वजह से प्रॉब्लम आई, उसका रूट कोज क्या था। तो ये सब करने के बाद हम करते हैं करेक्टिव एक्शन। मतलब एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम जो आई थी वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है। और प्रिवेंटिव एक्शन मतलब कि जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को पहले से ही आइडेंटिफाई करके एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है, जिससे कि आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम ना आए। और सेकंड पॉइंट है द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कापा इज टू एंश्योर द प्रॉब्लम कैन नेवर बी एक्सपीरियंस अगेन। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है वो कभी दोबारा हमारे सामने ना आए, उसको ही बोला जाता है प्रिवेंटिव एक्शन। तो दो तरह के आपके एक्शन हो गए, पहला हो गया करेक्टिव एक्शन और दूसरा हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है। तो CA वर्सेस PA, मतलब करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो पहला है करेक्टिव एक्शन आर दोज एक्शन विच आर टेकन ऑन रूट कॉजेस टू प्रिवेंट द रीअकरेंस। रीअकरेंस का मतलब है कि जो गलती हो गई है वो दोबारा ना हो। तो सबसे पहली चीज, जो मेन चीज है, आपको ये याद रखनी है कि गलती होने के बाद जो एक्शन लिया जाएगा वो कहलाएगा करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव में वर्ड में आ रहा है ना करेक्ट, मतलब किसी चीज को सही करना। तो जब चीज कोई खराब होगी उसी के बाद तो उसे सही किया जाएगा। तो करेक्टिव एक्शन हो गया चीज, कोई भी चीज समस्या आने के बाद, और वो किस चीज पे लिया जाता है? रूट कॉजेज पर। ठीक है। और दूसरा है प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब ये इस तरीके का एक्शन है कि जिसमें आप ये पता लगाते हो कि कौन सी चीज से प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले उसका निवारण करना, मतलब उसका सुधार करना कहलाता है प्रिवेंटिव। और एक्शन का मतलब है कार्य। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या पोटेंशियल कोज, संभावित कारण, जिनको आइडेंटिफाई करके घटना होने से पहले उन कारणों पर एक्शन लेना कहलाता है प्रिवेंटिव एक्शन। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज खराब हुई उसके बाद उसको सही करना कहलाएगा करेक्टिव एक्शन,
और कोई चीज खराब होने वाली है उससे पहले ही कोई ऐसा एक्शन ले लेना जिससे वो खराब ही ना हो, वो हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। तो ये सिंपल डिफरेंस है सीए और पीए, मतलब करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी चीज है, करेक्टिव एक्शन हमारा हो गया कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद उसको सॉल्व करना, मतलब समस्या को दोबारा होने से रोकना। और प्रिवेंटिव एक्शन हमारा हो गया कि किसी भी समस्या को होने से पहले ही उसका निवारण करना जिससे कि वो प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर ना हो। तो करेक्टिव एक्शन के अंदर हम काम करते हैं रूट कॉजेस के ऊपर, जिससे कि प्रिवेंट रीअकरेंस, मतलब समस्या को दोबारा होने से रोका जाता है। और प्रिवेंटिव एक्शन में हम काम करते हैं पोटेंशियल कॉजेस पर, ठीक है, मतलब कि जिसे बोलते हैं प्रिवेंट ऑकरेंस, मतलब समस्या को हमेशा के लिए ही खत्म कर देना, ठीक है। अब व्हेन वेयर टू इम्प्लीमेंट कापा, मतलब कब और कहां कापा का यूज किया जाता है। तो कापा कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो है 8D is the most common used method for kappa implementation especially in automobile industry। मतलब जितने भी लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कापा सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कापा कहां पर इंप्लीमेंट होगा, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली 8D के ऊपर। अब आपको ये 8D दिख रहा होगा, ये 8D का मतलब ये 8 ऐसी चीजें हैं जहां पर हम कापा का यूज करेंगे। मतलब कापा को यूज करने के लिए ये 8D का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑटोमोबाइल सेक्टर वालों के लिए है, क्योंकि उनके लिए कापा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है, ठीक है। अब 8D मेथड, 8D, D का मतलब होता है डिसिप्लिन। 8 discipline is a problem solving method used globally mainly in manufacturing industry by quality engineers and operations manager। ये चीज मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि जितने भी लोग क्वालिटी मेंटेनेंस वगैरह में काम करेंगे उनके लिए आज के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8D इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो ग्लोबली, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में मेनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। जो भी इंडस्ट्री किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके यहाँ पर ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। और किसके द्वारा यूज किया जाता है, मेनली क्वालिटी इंजीनियर्स या फिर ऑपरेशन मैनेजर्स के थ्रू, ठीक है। The purpose of 8D problem solving method is to identify, correct and prevent problem affecting customer, product and operational efficiency। कि ये हम यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट होने के लिए प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम हमारे कस्टमर को, प्रोडक्ट को या ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे इफेक्ट कर रही है। 8D मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फोर्ड मोटर कंपनी। आप लोगों ने सुना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक इंडस्ट्री है फोर्ड, तो ये 8D जो मेथड था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्ड मोटर कंपनी के थ्रू। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि 8D मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फोर्ड मोटर कंपनी ने 8D का यूज किया था। इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विच फॉलोज द लॉजिक ऑफ द PDCA साइकिल। कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो फॉलो करती है लॉजिक ऑफ द PDCA साइकिल, ठीक है।
तो 8D मेथड क्या हो गया कि ये एक वाइडली, ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और मेनली किन इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पर क्वालिटी इंजीनियर्स या फिर ऑपरेशन मैनेजर इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फोर्ड मोटर कंपनी ने। तो 8D के अंदर D1 हो गया टीम फॉर्मेशन, कि सबसे पहले अगर हमें 8D स्टार्ट करना है तो हम एक टीम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया सेकंड D प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्क्राइब करना, कि अच्छे से उस प्रॉब्लम के बारे में समझना, वो हो गया 8D2। तीसरा है इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन, कि जो समस्या आई है उसको वहीं रोक देना ही कहलाता है D3, कि जो भी हमारी समस्या आ रही है उसको वहीं पे रोक देना, वो कहलाएगा D3, और उसको ही कहते हैं कंटेनमेंट एक्शन लेना, कि हमने उसी टाइम पर कोई एक्शन लिया कि उसको वहीं पे रोक दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कंटेनमेंट एक्शन। उसके बाद आते हैं D4 पर। D4 हमारा क्या हो गया, रूट कोज एनालिसिस, या फिर आइडेंटिफाई द रूट कोज, मतलब रूट कोज को एनालाइज करना, कि ये जो रूट कोज आया है ये किसकी वजह से आया है, कहां से आया है, उसको एनालाइज करना कहलाता है D4। और रूट कोज को एनालाइज करने के लिए हम आप लोगों को एक दिन पढ़ाया गया था 7QC टूल। तो 7QC टूल के अंदर एक हमारा था फिश बोन डायग्राम, जिसको बोलते हैं इशिकावा डायग्राम, मतलब डॉक्टर इशिकावा ने वो इन्वेंट किया था। तो जो D4 है जिसके अंदर रूट कोज को एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है इशिकावा डायग्राम या फिर फिश बोन डायग्राम। और बहुत से लोग वाई एनालिसिस का भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं वाई एनालिसिस, जिसके थ्रू हमें रूट कोज निकालने में आसानी होती है। उसके बाद है D5 डेवलप द परमानेंट करेक्टिव एक्शन, कि हमने एक परमानेंट करेक्टिव एक्शन डेवलप किया, जिससे कि हमारे रूट कोसेस को हम रूट कोसेस पता करने के बाद जो हम एक्शन लेंगे वो होगा परमानेंट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, उसके बाद है D6 वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। अब हमने D5 में क्या किया, एक करेक्टिव एक्शन ले लिया, डेवलप कर दिया। ठीक है, तो D6 में क्या होगा, उसको वैलिडेट करेंगे, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिया था उसको चेक करेंगे कि उसकी वजह से ये उसको लेने के बाद वो प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रही। और सातवां डी है हमारा D7 आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब जैसे पहले करेक्टिव एक्शन लिया उसके बाद उसको वैलिडेट किया, चेक किया कि जो हमने किया था उसके बाद तो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ रही। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मतलब हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। और 7वें डी में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन, कि उसके बाद जब चीजें सही चल रही हैं तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे प्रिवेंटिव एक्शंस को, कि जो हमें लग रहा है कि इसकी किसी एक प्रिवेंटिव कॉज की वजह से, पोटेंशियल कॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन। तो पोटेंशियल कॉजेज यानी संभावित कारणों, मतलब जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, उसके ऊपर काम करना और कोई एक्शन लेना हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। तो वो हो गया D7। और आखिरी है D8, मतलब टीम रिकॉग्नाइजेशन, मतलब टीम को मोटिवेट करना, उनकी सराहना करना, उनकी तारीफ करना, जिससे कि वो आगे भी इसी तरीके से आपके पूरे प्रोडक्शन का ध्यान रख सके। जो भी कोशिश आ रहे हैं जिनकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, वो खराब होने से पहले ही हम उनको सही करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन अच्छे से होता रहे।
तो ये है 8D, जिनकी मदद से हम कापा का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो D1 एक बार फिर से देख लेते हैं। D1 हो गया टीम फॉर्मेशन, D2 हो गया प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, D3 हो गया इंट्रीम कंटेनमेंट एक्शन, D4 हो गया रूट कोज एनालिसिस या फिर आइडेंटिफाई द रूट कोज, D5 हो गया डेवलप द परमानेंट करेक्टिव एक्शन, D6 हो गया वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। कि D5 में जो हमने एक्शन लिया था करेक्टिव एक्शन, उसको चेक भी करना है कि अब दोबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और 7th D हो गया D7 आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन, कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया था उसके बाद अगर कुछ भी लग रहा है प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन का यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम आगे वाले टाइम में ना आए। और आखिरी D7 है टीम रिकॉग्नाइजेशन, मतलब टीम को मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जिससे कि हमारी टीम आगे भी अच्छी तरीके से काम करती रहे। तो ये थे आपके आज के दोनों टॉपिक, जिनका नाम था OEE मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, और कापा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब जिन भी लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, उन लोगों के लिए मैं लिंक एक बार और शेयर कर देता हूं। इस लिंक को ओपन कर कर आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। सब लोग लिंक को ओपन करें, अपनी अटेंडेंस मार्क करें। और अभी क्लास में 5-6 मिनट बचे हैं, तो आपके माइक्रोफोन्स में ऑन कर रहा हूं, तो अगर किसी को भी आज के दोनों टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आज पढ़ाया गया, जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं सब लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं करते तो कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है कि आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है। तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से सर जो भी आज 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, हाँ जी पुरुषोत्तम जी बोलिए। सर जो कापा के बारे में बता दो एक बार और। हाँ जी, क्या भाई कापा के बारे में? जी कापा के बारे में ना, एक सेकंड अभी वही खोलता हूँ। जी तो कापा का सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर 2 तरीके के एक्शन हम यूज करते हैं, एक है करेक्टिव एक्शन और एक है प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन हो गया आपका उस तरीके का एक्शन जो आप अपनी किसी भी गलती होने के बाद, कोई भी घटना होने के बाद अगर आप उसे सही करने के लिए कोई एक्शन लेते हो तो वो कहलाता है करेक्टिव एक्शन। ठीक है, और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद अगर आप ये चाहते हो कि ये चीज दोबारा गलत ना हो, खराब ना हो, तो उसके लिए हम लेते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब निवारण करने वाला। मतलब कोई भी अगर गलती हो रही है, उस गलती को गलती होने से पहले सही करना, वो कहलाता है प्रिवेंटिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन के अंदर हम किसके ऊपर काम करते हैं, रूट कॉजेज के ऊपर, कि जो मुख्य घटक हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही है। और प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर हम काम करते हैं पोटेंशियल कॉजेज के ऊपर, जो हमारे संभावित कारण हैं। मेन चीज याद रखने की ये है कि करेक्टिव एक्शन के अंदर काम किया जाएगा रूट कॉजेज के ऊपर, कि जो मुख्य घटक हैं या मुख्य कारण है जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। और प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर काम किया जाएगा हमारे उन
संभावित कारणों के ऊपर जिसकी वजह से चीजें खराब होने का हमें खतरा है। तो ये है हमारा कापा, जिसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब और किसी का कोई सवाल है? अभी 3 मिनट है आज की क्लास में। अगर आपको कुछ भी आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ऐप पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल कब उपलब्ध होगा सर? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। सर ऐप पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल कब 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 अवेलेबल होगा सर? स्टडी से जी रिलेटेड सर। जी सर, डिस्टिल पर। मतलब जो आप डिस्टिल। कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड? जी सर। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, किससे रिलेटेड? जिस जो कोर्स कर रहा हूँ सर, डिस्टिल ऐप पर सर। अच्छा, डिस्टिल में आप कौन से कोर्स में हो? इलेक्ट्रीशियन सर। आयुष, आप कौन, मतलब किस कंपनी से कौन सा कोर्स कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है। डेंसो कंपनी से सर, इलेक्ट्रीशियन। डेंसो कंपनी से आप आईटीआई कर रहे हो, है ना? आयुष, डेंसो कंपनी से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो क्या? जी सर। हाँ, तो आपकी जो प्रॉपर आईटीआई की पढ़ाई होती है उसके लिए हमारे जो राहुल सर हैं वो आपकी ट्रेनिंग कराते होंगे ना? जी सर, मैं पूछ रहा था जैसे सर की शिफ्ट हमारी डे लगी रहती है, फिर नाइट लग जाती है, तो एक आध क्लास छूट जाती है सर डेली की। अच्छा, तो अगर ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा तो ज्यादा आसानी होगी कवर करने में। देखो, यहाँ पर जितने जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वो सब अलग अलग कोर्सेज से हैं। कोई अप्रेंटिस कर रहा है, कोई डी वोक में है, कोई बी वोक में है, कोई फ्लेक्सी में है, कोई लर्न वाइल अर्न प्रोग्राम में है। तो हम यहाँ पर जो भी आपको ट्रेनिंग देते हैं वो उन टॉपिक्स के ऊपर है कि जो आपकी लाइफ टाइम काम आएंगे। और सबसे तो उसके लिए भी ये आज के जो टॉपिक है ओईई और कापा उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि औरों के लिए। ये जो जी ऑनलाइन क्लास कराई जा रही है इसमें प्रॉपर सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर में आने के चांसेस सर, हैं। जो मेरा कॉमन ये टॉपिक कहना है ना कि अप्रेंटिस के पेपर में भी आएंगे। हाँ हाँ बोलिए। मेरा ये कहना था सर कि अगर ऐप पर अवेलेबल रहेगा, जैसे सर क्लासेज कराते हैं, अब मेरी डे शिफ्ट लगी है सुबह वाले, तो फिर सुबह वाली क्लास छूट जाती है, तो अगर वही क्लास अगर वीडियो रिकॉर्डेड ऐप पर रहेगी तो हमें आसानी होगी सर समझने में। तो एक काम करेंगे, इसके लिए हमारी बात चल रही है आयुष, जो आपके राहुल सर हैं उनसे भी बात हुई है कि आने वाले टाइम में या तो जैसे कंपनी वाइज क्लास होती है, जैसे आपको राहुल सर कराते हैं, कहीं पर सुनील सर कराते हैं, कहीं पर उनमें सर कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो क्लास मॉर्निंग में वो इंडस्ट्री में दे रहे हैं उसी क्लास को वो नाइट में ऑनलाइन कराएं। पर ये जो आपकी क्लास यहाँ पर हो रही है ये प्रॉपर आपके कोर्स से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगर किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये वो सबसे मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्लास को अच्छे से ज्वाइन करो, अच्छे से समझो। कुछ भी समझ नहीं आता तो आप, जैसे आज मैंने 5 मिनट 10 मिनट दिए पूछने के लिए, मान लो अगली क्लास में कोई ऐसा टाइम नहीं देता है पूछने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके ट्रेनर हैं जो इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं आप उनसे पूछ लो कि सर ऑनलाइन क्लास में उस दिन ये पढ़ाया था और मुझे वो समझ नहीं आया, तो वो भी आपको समझाएंगे। ओके सर। बाकी अगर किसी का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है
तो वो पूछ सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करो और आज की क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।